हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल पेपर 1 कराऊंगी जो आपके पास टर्म 1 के लिए है स्पेशली। जैसे कि आपको पता है कि टर्म 1 में हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतने ज़्यादा आपको पता चलेगा कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है चैप्टर्स में से कैसे बन के आने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए हम इसका कर चुके थे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 20 थे। सेम वही पैटर्न है इस सैम्पल पेपर का भी जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आज हमारे को इसका सेक्शन बी करना है। इसका मतलब आज हमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के करने हैं। फिर हमारा एक ही सेक्शन रह जाएगा, सेक्शन सी। ठीक है ना। चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले ऐसा करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन सी बुक से ये सैम्पल पेपर लिया है। तो यहाँ पर एक बुक है ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई क्लास 10 स्पेशली टर्म 1 2021 एग्जामिनेशन के लिए ये बुक है, जिसके अंदर आपको 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 36 सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स के हैं इसके अंदर। देखो, ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड, मतलब एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। जो नया पैटर्न है इस बार आपका एग्जाम पैटर्न, पूरी बुक उसी पैटर्न पे बेस्ड है। प्लस जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो फुली सॉल्व है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं टर्म 1 के लिए स्पेशली एक बार इसका कंटेंट देख लेते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं इसमें है क्या क्या। क्वेश्चन पेपर में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस पता है इस बार ऐड हुए हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन सी तो आना ही इसी पे है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, है ना। तो वो भी आपको इस बुक में ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कंटेंट देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ कंटेंट देखो तो इंग्लिश में जैसे आपको दे रखा है एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है, वो आपको इसमें फुली सॉल्व मिलने वाला है। ठीक है, एक सैम्पल पेपर है प्लस आपके पास और प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं 5, आंसर्स भी दे रखे हैं सबके। उसी तरीके से हिंदी ए में जो सैम्पल पेपर आपको दिया गया है वो है फुली सॉल्व, प्लस आपको 5 पेपर्स दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए और उसके साथ साथ उसके आंसर्स भी दे रखे हैं और आंसर्स में भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, सेम हिंदी बी है ऐसी। अगर आप मैथ्स देखें तो वही सैम्पल पेपर है एक आपके पास, साथ साथ यहाँ पर 7 सैम्पल पेपर्स और दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतने ही ज़्यादा नंबर आते हैं, है ना। तो वो 7 पेपर्स आपको दे दिए प्लस उनके सॉल्यूशन भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद सेम ऐसी है साइंस और सोशल साइंस, सेम 7 पेपर्स हैं इसके अंदर भी, और प्लस जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया वो भी इसके अंदर है और पूरे सॉल्व पेपर्स हैं। तो एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट्स इजीली मिल रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स बुक है, टर्म 1 के लिए है स्पेशली ओसवाल गुरुकुल। तो बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप उस बाय लिंक पे क्लिक करके बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने सैम्पल पेपर पे। तो हमने सेक्शन बी आज समझना है, क्वेश्चन नंबर 21 to 40। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास यहाँ पर है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 45। कह रहा है अगर एक थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो बताओ फिर सेक 45 कितना होगा। तो सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो फिर सेक 45 कितना होगा, √2। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, मैंने साथ साथ यहाँ पर सैम्पल पेपर के आंसर्स भी लगा दिए ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि किस तरीके से इस बुक में सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखो, फर्स्ट का आंसर ये रहा √2, 21 का आंसर, और विद एक्सप्लेनेशन है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 22 क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 12,5 फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इजीली निकल जाएगा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, आप किसी को भी ले लीजिए, तो 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब आप इनको प्लस करोगे तो 9, 6 और 1, इसका मतलब 13 आपका आ जाएगा, 13 यूनिट आपका आंसर। क्लियर, चेक करें एक बार सॉल्यूशन में, ये रहा 13 यूनिट और वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखी है। क्लियर है, चलिए 23 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x0। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें x0 का कॉफिशिएंट बताना है। तो देखो, आपको x की पावर 2 दिख रही है, x की पावर 1 भी दिख रही है, लेकिन x0 कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं 2 के साथ x0 लिख दूं तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 है, इसका मतलब इसका बेस 1 ही तो हुआ। जिसकी भी पावर 0 होती है वो तो हमेशा 1 होता है ना, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना, यहाँ 2 × 1 है तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या आएगा, आपका आंसर C आ जाएगा। क्लियर, एक बार देख लें हम यहाँ पर ये रख।
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर। नहीं, ये तो पहले ही फॉल्स है। सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते हैं। सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल एक जैसे ही होते हैं। तो फर्स्ट ही फॉल्स है। फिर भी बाकी के एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर की तो हर एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये ट्रू है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं। हाँ, रेडियस अलग हो सकती है इनकी, बट जब सर्कल की बात करें तो रेडियस जरूर उनमें सेम होगी। नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर है ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर, ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम अपना यहाँ पर, तो ये रहा ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट अपोजिट ऑफ ईच अदर? बताओ इनमें से ऐसी कौन सी रेशियो है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? जैसे कि अभी हमने ऊपर 21 में किया कि जो सेक थीटा होता है वो किसका होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है ना उल्टा। ऐसे इनमें से कौन सा नहीं है? तो साइन और कॉस नहीं है, ए ही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, ये सही है। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये सही है। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए। 25 का चेक करते हैं, बिल्कुल ए ही आंसर है। क्लियर? चलिए उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। बताओ दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। तो एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर कर रखा है, एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद है ना ये फॉर्मूला? ये तो हमने एक्सरसाइज में भी समझा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ लिख देते हैं नंबर्स। ठीक है, अब देखो को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर तो होते ही वो नंबर है जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो एलसीएम ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 1 लिख दो और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दो। तो फिर तो ये एलसीएम किसके बराबर आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर ही तो आ गया। आया नहीं आया? तो इसका मतलब इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कुछ भी चीज को रटना मत, अगर आप रटोगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। हर क्वेश्चन को समझ के करो कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे मैथ्स के, उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल गया कैसे आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एक बार क्रॉस चेक करते हैं जल्दी से अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही है। क्लियर? चलिए 27 पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? If the distance of a point from the base of a building is 15 meter and the angle of elevation of its top from that point is 60 degree, then what is the height of the building? यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है चैप्टर नंबर 9 का, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो यहाँ पहले हमें फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बनाते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 27 हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको निकालनी है, इतना हमें कंफर्म हो गया। यही हम बिल्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 16 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। और उसके बाद हमसे क्या कह रहा था कि जो बेस ऑफ द बिल्डिंग है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है वो 15 दे रखा है। इसका मतलब ये अगर पॉइंट है और ये बेस ऑफ द बिल्डिंग है तो ये 15 दे रखा है। मुझको ये फाइंड करना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो थीटा के सामने होता है वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री का है तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये आपका बेस हो जाएगा। इसका मतलब आपको बेस पता है और आपको क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो टिग्नोमेट्री लग रही है, तो क्या करेंगे? टिग्नोमेट्री जब भी लगती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टिग्नोमेट्री में आप इसे कभी मत भूलिएगा। जब भी टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एक बार इसको पेज पे साइड पे जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपके पास होता है साइन ही होता है, कॉस ही होता है, टेन। देखो पी और बी के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है? पी और बी के बीच का रिलेशन 10 बता रहे हैं। तो 10 60 इज इक्वल्स टू में होता है पी अपॉन में बी, होता है नहीं होता? तो पी यहाँ पर आपके पास ए बी और बी आपके पास क्या है? यहाँ पर बी सी है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो 10 60 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हमारे पास √3 होता है। ए बी तो हमको नहीं पता, वो तो फाइंड ही करना है। बी सी हमारे पास 15 है। तो लो यहाँ से आपके पास ए बी निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 15√3 मीटर। तो ये है आपके पास बिल्डिंग की हाइट। एक बार ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं है। इसका मतलब अगर हम अपना सॉल्यूशन देखें तो इस √3 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी ना। तो अब √3 की वैल्यू या तो आप याद रख लो या फिर आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपको √3 की वैल्यू बता देती हूँ, 1.73 है। कई बार क्वेश्चन में भी लिख के आ जाता है ब्रैकेट में कि √3 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर 15 इंटू में 1.73 कर लो। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 15 से इंटू करेंगे तो 25.98 समथिंग आएगा। अप्रॉक्स में ये आंसर है आपका, क्योंकि हमने √3 की वैल्यू पूरी नहीं ली है।
तो 25.98 है ना, तो हम 26 ले लेते हैं। हमारा आंसर 26 ही है। वैसे भी 98 है तो आप पूरा पूरा उसको राउंड ऑफ कर सकते हो इजीली। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी। क्लियर क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन, देखो दो इक्वेशंस दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है ये। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन लिख लेते हैं आगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। उसके बाद एक है आपके पास यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपकी मर्जी, आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, कोई सा भी मेथड लगाओ, बस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, इनके कॉफिशिएंट को सेम कर देते हैं। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया है। क्लियर है। तो कितनी क्या बन जाएगा ये, 3 2 जा 6x हो जाएगा और 2 2 जा 4y हो जाएगा यहाँ पर, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 ऐसी रहेगी। अब तो एलिमिनेशन मेथड आप, अच्छा हमने कहीं पर गलती कर दी है। अच्छा इक्वेशन 1 ना, भी इक्वेशन 2 में भी इंटू करना है ना, हमें कॉफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे ना, तभी तो एलिमिनेशन मेथड लगेगा। तो इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 में मैंने 3 से इंटू कर दिया, तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 7 है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6x माइनस का 9y इज इक्वल टू 3 7 जा 21, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट हो गया। अब 9 में जब आप 4 प्लस करोगे तो 13y आ जाएगा, ठीक है। अब 21 में से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 21 आपका जो है वो माइनस का हो गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/13। y की वैल्यू आ गई आपके पास 1, लेकिन यहाँ माइनस का y आएगा तो ये माइनस का 1 ही आएगा। ऑप्शन में देखो कहीं पर माइनस है, बिल्कुल ए में भी है, सी में भी है, दो में है। लेकिन अभी हमारे को एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। किसी भी एक इक्वेशन में रखो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं यहाँ पर। तो वो है आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 4 है, तो 3x ऐसे ही रहने दो, प्लस 2y की जगह माइनस 1 रख दिया, इज इक्वल्स टू में 4 आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा, ये 2 उधर चला गया तो प्लस का बन गया। देन x कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। x 2 है और y माइनस 1 है, x 2 है और y माइनस 1 है, ए आंसर है। क्रॉस चेक करें, बिल्कुल ए ही है। क्लियर। तो आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। देखो कह रहा है आपके पास एक लेडर है जो 10 मीटर लॉन्ग है, अब वो विंडो को रीच कर रही है, जो विंडो 8 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। तो आप लेडर और जो ग्राउंड विंडो है ना नीचे, ग्राउंड जो है फुट ऑफ द लेडर, और जो बेस ऑफ द वॉल है उसके बीच का डिस्टेंस बताओ। फिगर बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ही लग रहा है मुश्किल है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपके पास, 29, ठीक है। तो ये मेरे पास लैडर है, मैंने माना यहाँ पर, ये मेरे पास कितनी थी, 10 मीटर थी, और मुझे विंडो की हाइट कितनी, 8 मीटर दे रखी है, ये रही। इसका मतलब मुझे ये निकालना है बीच का पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वॉल तो सीधी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं नाम दे दूं यहाँ ए बी सी, प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। देन 100 इज इक्वल्स टू में 64 प्लस में बी सी का स्क्वायर, 64 को दूसरी साइड पे ले आओ, इज इक्वल्स टू में बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू में बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना आ गया आपके पास, 6 यूनिट्स। क्लियर। देख लेते हैं 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, 6 ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। कंप्लीट दिस आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 10 स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कोई सी भी आइडेंटिटी फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, या फिर किसी और ऑप्शन में भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अगर लर्न ना हो तो उसको याद करने की भी एक ट्रिक है आसान सी। तो मैंने लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये सारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है कि किस तरीके से वो ट्रिक लगाओ तो ये सारी आइडेंटिटीज एक बार में याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो जाए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, सी है 30 का आंसर, बिल्कुल सी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
प्रोबेबिलिटी, चलो अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। कह रहा आपने एक डाइस को थ्रो किया 2 बार, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए। वैसे देखा जाए ना, जब हम 2 बार डाइस को थ्रो करते हैं ना तो हमारे 36 आउटकम्स होते हैं टोटल, होते नहीं होते? होते हैं कि ऐसे बनाते हैं हम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 ऐसे करके बनाते हैं। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए किसी भी टाइम पर। तो अगर आप देखो कि 5 नहीं आना चाहिए तो बाकी कुछ भी आ जाए। 5 वाले कौन कौन से होंगे? एक तो 1 5 होगा, एक 2 5 होगा, एक 3 5 होगा, एक 4 5 होगा। ठीक है, अब 5 की तो पूरी ही लाइन होगी। 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा, और एक और होगा 6 5 वाला। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो अगर मैं 36 में से 11 को माइनस कर दूं तो 25 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम आ गए मेरे 25 और टोटल आउटकम है 36। तो 25/36 मेरा आंसर। क्लियर? चेक करें आंसर एक बारी, बिल्कुल यही है। ठीक है, चलिए 32 देखते हैं। इन विच कंडीशन विल द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन लगाएं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तभी रहेगा जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा। जब तक एक्स स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ही ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा ये टर्म, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इसका मतलब इसमें एक ही कंडीशन कौन सी है, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये एक्स स्क्वायर भी तो 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है a उसके साथ, तो वो तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, है ना, इसलिए इसका आंसर है a। अब चेक करते हैं हम, अपना आंसर बिल्कुल a ही है। क्लियर? चलिए 33 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन में, इफ द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी आर दिस देन द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जब भी बात करें ना, हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है आपके पास। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है? x1 प्लस एक्स टू अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो बस सब चीज तो गिवन ही है। तो इसका मतलब 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस ब्रैकेट में -2 अपॉन में 2। अब y के लिए आ जाएगा 8 प्लस -2 अपॉन में 2। ठीक है ना। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 अपॉन में 2 आंसर आ गया 2। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 अपॉन में 2 आंसर आ गया 3। तो 2 और 3 आपका आंसर। क्रॉस चेक करो जल्दी से, बिल्कुल 2 और 3 ही है। ठीक है, चलिए 34 पे आ जाते हैं। यहाँ पर इफ sec a प्लस 10a इज इक्वल टू एक्स देन 10a। देखो sec a प्लस 10a की वैल्यू दे रखी है आपको, इसको यहां लिखते हैं। sec a प्लस 10a इज इक्वल टू में x है और आपको 10a की वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू में 1। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है ये भी मेरे पास। ठीक है, इजिकल टू में 1। अब देखो sec a प्लस 10a तो मुझे x दे रखा है और यहाँ पर मैंने sec a माइनस 10a ऐसे ही रहने दिया। अब मैं इस x को नीचे ले गई तो sec a माइनस 10a का भी मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास a दे रखा है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 लिखी मैंने यहाँ पर sec a प्लस का 10a। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे sec a माइनस का 10a, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा sec a प्लस का 10a। अब देखो बाहर माइनस है तो मैं अंदर का साइन चेंज कर रही हूँ, तो ये प्लस का 10a हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस सेम कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x हो गया। ये तो कट हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 10a इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? आपको तो 10a की वैल्यू चाहिए ना, तो ठीक है इस 2 को नीचे ले आते हैं। 10a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अपना ऑप्शन चेक करते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन सी। क्लियर? अब आंसर चेक करो सही है नहीं सही है, तो बिल्कुल सही है सी आंसर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हम। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फिर दोबारा दो इक्वेशंस दे रखे हैं और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो लिख लेते हैं पहले, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। अब बेस तो सेम नहीं है, मतलब कॉफिशिएंट तो सेम नहीं है। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो ऐसा करती हूँ, मैं इस वाली जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर क्या करती हूँ, 3 से इंटू कर देती हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं इसको 3 से इंटू करूंगी तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती हूँ एलिमिनेशन से। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन है आपका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब माइनस 3y और माइनस का 2y माइनस का 5y प्लस का 3 और प्लस का 12 प्लस का 15, ठीक है। अब इस 15 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो ये माइनस का हो गया, ये कट हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15/5, आंसर आ गया आपके पास 3। चलिए y की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। इसमें रख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या किया, x को ऐसे ही रहने दिया, y की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। लो x2 आ गया और y3 आ गया, ऑप्शन देख लो, x2 y3, ये रहा डी ऑप्शन। आंसर चेक करो, 35 का डी ही है। क्लियर, पूरी एक्सप्लेनेशन देखो आपको दे रखी है, ठीक है। चलिए 36 पे आ जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, टू डिफरेंट डाइज आर टॉस टूगेदर, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑन द नंबर ऑफ 2 डाइस। कह रहे हैं आपने 2 डाइस को थ्रू किया एक साथ, अब आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब दोनों पे जो नंबर आए ना उनका सम 10 हो, ठीक है। तो टोटल तो आपको पता ही है ना 36 होते हैं, अभी हमने ऊपर किए थे, तो 10 कैसे कब कब हो सकता है। तो 1 वाली लाइन में तो नहीं होगा क्योंकि उसका लास्ट नंबर 1 और 6 होगा, तो 7 ही होगा। 2 की लाइन में भी नहीं होगा क्योंकि उसका नंबर 2 और 6 होगा। 3 की में भी नहीं होगा। हाँ 4 की में देखें तो 4 और 6, एक तो यही आ जाएगा और एक 6 और 4 ये आ जाएगा। दो ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 फेवरेबल आउटकम है, टोटल ये है, तो 1/18 आंसर है। क्रॉस चेक करें, 1/18 नहीं, 1/18 ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। टू डिफरेंट, एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। टू डिफरेंट डाइज आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑन द नंबर ऑफ 2 डाइज। 2 डाइज पे 10 आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो 4 और 6 वाला ऑप्शन, अच्छा एक और है 5 और 5 वाला ऑप्शन भी तो है अभी हमारे पास। 5 + 5 भी तो 10 होगा, 3 ऑप्शन हो गए ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/12, तो आपका आंसर आ गया है सी। अब क्रॉस चेक करो जरा, 1/12 है, बिल्कुल 1/12। क्लियर, हम 5 और 5 लेना भूल गए थे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 37 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है और y की दे रखी है, आपसे पूछ रहा है x प्लस y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको, तो x की वैल्यू आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y की वैल्यू है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई। तो x की जगह मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, y की जगह मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख दिया। इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये प्लस का 1 ऐसी है। अब यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 ऐसी है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया इसका 3, ऑप्शन में ये रहा ए। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, ए ही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 38 पे आ गए हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है यहाँ पर ऐसी p की कौन सी वैल्यू लिखे ताकि जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। इसका मतलब p की ऐसी कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि जब आप सिर्फ इतना सॉल्व करो ना तो वो 0 आ जाए। तो अगर मैं p की जगह 1 लिखूंगी तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 × मैं एक्स स्क्वायर भी तो 0 ही आएगा, तो 1 तो है ही। लेकिन अगर मैं -1 लिखूंगी तब भी 0 आ रहा है, कैसे, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 1 - 1 तो 0 ही होगा। इसका मतलब ये ए और बी दोनों ही सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्रॉस चेक जरूर करेंगे हम तब भी, ये रहा आपका आंसर सी। क्लियर,
चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास कौन सा, 39 क्वेश्चन पे आ गए हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 53 संडे होते हैं। तो देखो अगर आप 365 को डिवाइड करो ना तो आपके पास 52 वीक तो पूरे पूरे आ जाएंगे। ठीक है, 365 को किससे करूँ मैं, 7 से डिवाइड करने के लिए। तो 52 वीक तो पूरे पूरे आएंगे जब भी आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ 52 आएंगे, लेकिन एक दिन बच जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको करके दिखाऊं तो 14 वन डे। अब ये जो एक बचा है रिमाइंडर, ये एक मंडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। हमें किसका बताना है, संडे का। तो 52 में तो संडे आएंगे ही आएंगे, एक संडे तो हर बार आएगा ही आएगा ना 52 वीक में। और ये जो एक वाला है इसका एक चांसेस है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7। फेवरेबल आउटकम 1 है क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा हुआ है। तो एक बार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और टोटल कितने 7 डेज है, तो 1/7 इसका आंसर। क्लियर, एक बार क्रॉस चेक करें, बिल्कुल 1/7 है। वही पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है, देखो कितने अच्छे से दे रखी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन सी भी समझ लेंगे। पूरा एक सैम्पल पेपर हम अच्छे से हमने उसको प्रिपेयर कर लिया, फिर हम अपना नेक्स्ट सैम्पल पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ लिखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, देन यूजिंग पाई इज इक्वल टू 22/7 द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको कह रहा है जो सर्कमफेरेंस है जो कि होती है 2πr, और जो रेडियस है जो कि होती है r, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 37 दे रखा है। आर कॉमन ले लेते हैं, 2 ऐसे ही रहने दें, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 37। आर की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा 44/7 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 37। ठीक है, अब बेस सेम अगर हम करें तो 44 - 7/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब आप 44 में से 7 को माइनस करते हो तो आपका आंसर 37 आ जाएगा। तो आ जाएगा r इंटू में 37/7 इज इक्वल्स टू में 7। r की वैल्यू निकालनी है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, तो r की वैल्यू 7 आ गई है। ऑप्शन में है 7, बिल्कुल डी ऑप्शन है, चेक करें डी ही है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। क्लियर, तो ये था हमारे पास सेक्शन नंबर बी। कौन सी बुक से हमने ये सैम्पल पेपर लिया, ऑसफल गुरुकुल से। सेक्शन बी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सैम्पल पेपर का। सेक्शन ए हम पहले ही कर चुके हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका सेक्शन सी जो है, जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, वो करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।